हाय बारहवीं की जनता। हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया हो गए ना सब? बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा होगा सबका। तो यार पिछली क्लास तक बारहवीं की जनता के लिए वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1। इसके बाद हम पार्ट 2 भी कर रहे होंगे। और अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया वो सब आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो यार बहुत गलत बात है, आपको करना चाहिए। अभी तक हमने यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या कवर कर लिया? हमने कवर कर लिया कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने के बाद हमने इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया था। निकालने के बाद हमें क्या मिला था? हमें दो फॉर्मूले प्राप्त हुए थे सर। हमें दो फॉर्मूले प्राप्त हुए थे या नहीं हुए थे? अब उन दो फॉर्मूले में हमारा एक था परपेंडिकुलर का, और वो क्या था सर? के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद है या भूल गए? चलिए ठीक है, याद रखिए। दूसरा हमको मिला था ई पैरेलल, जो कि क्या था? के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। याद है या नहीं याद है? देखो नहीं याद है तो कर लो, नहीं याद है तो कर लो। ठीक, अब हम क्या करते हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइट वायर। ठीक, चलिए अब इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, तो चलो बना देता हूं मैं पहले। इनफाइनाइट वायर है तो ये देखो ऐसा है, ऊपर ऐसे 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 समथिंग, नीचे ऐसे 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 समथिंग। इनफाइनाइट वायर मतलब कि ऊपर भी बहुत बड़ा, नीचे भी बहुत बड़ा, बहुत ऊपर तक जा रहा है, बहुत नीचे तक जा रहा है, बहुत बड़ा इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मान लो इधर से डी दूरी पर हमारा वो पॉइंट है, और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए कैसे निकालनी है? कैसे अभी तक हम निकालते आए थे, पिछली वीडियो में देखो हम कैसे निकाल रहे थे, उसी तरीके से निकालना है। ठीक, बात एकदम सही है, बिल्कुल सही है। हमारा फॉर्मूला पहले वाला ही काम आएगा। बस मुझे एक बात बताओ कि क्या थीटा 1 की वैल्यू होगी और क्या थीटा 2 की वैल्यू होगी, ये बताओ। सोचो, दिमाग में सोचो कि यार थीटा 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा 2 की वैल्यू क्या हो सकती है ना? अब देखो लॉजिकली ये चीज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, बहुत ऊपर तक जा रही है। अब यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि उसके पॉइंट को टच कर रही है, जो कि इस पॉइंट तक मिले, तो वो कैसी होगी? क्या वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट नहीं होगी? क्या वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट नहीं होगी? ऑलमोस्ट स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट ही जा रही है, क्योंकि यार वो भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो किसी इनफाइनाइट पे मिलेगी, किसी इनफाइनाइट पे मिलेगा। ये वाला रे किसी इनफाइनाइट पे मिलेगा। अगर इनफाइनाइट पे मिलेगा तो यार ये 90 डिग्री होगा। समझे कि नहीं समझे? भाई मुझे क्या निकालना होता है? मुझे इधर एंगल निकालना होता है थीटा 1। थीटा 1 मेरा क्या एंगल होता है? आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो पिछली वाली वीडियो में देखो, मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये लाइन, इसका टॉप पॉइंट जो है, इसके पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए, तभी तो हमारा एंगल बनेगा। अब वो एंगल कैसे बनेगा यार? ये बहुत इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर ये इनफाइनाइट पे जाके मीट कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रही होगी, तो इसका मतलब 90 रहा होगा। सेम चीज नीचे लगा लो यार, सेम चीज नीचे लगेगी। इनफाइनाइट पे जाकर के मीट करेंगे तो ये एंगल 90 रहेगा, ये एंगल 90 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारा थीटा 1 भी 90 डिग्री है और थीटा 2 भी 90 डिग्री है। थीटा 1 भी 90 डिग्री है और थीटा 2 भी 90 डिग्री है। तो रख के देख लो सर इस फॉर्मूले में, क्या आ रही है? देखो ई परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, डालो इसमें वैल्यूज। 90 90, दोनों 90 क्या होते हैं? 1 1, तो 2 के लैम्डा डी आ गया, 2 के लैम्डा बाई डी साइन 91 2 के लैम्डा बाई डी। समझ आया? ऐसे ही निकाल लो सर ई पैरेलल, ऐसे ही निकाल लो ई पैरेलल। दोनों 90, मतलब कि cos 90 0, cos 90 0, इसका मतलब पैरेलल में सर 0 आएगा। पैरेलल में हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब मेरी इस डायरेक्शन में
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वायर के, केवल और केवल वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आई? मैथमेटिकली हमें समझ में आया कि यार कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, क्या मैथमेटिकली समझ में आया? अब एक बात बताओ, अब खुद आना चाहिए दिमाग में यार। सर आप मुझे एक बात बताओ, सर प्लीज। मैंने पूछा हाँ क्या बात है बताओ। अब बच्चा डाउट लेके आया, वो पूछ रहा है सर इनफाइनाइट जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, सर इनफाइनाइट जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। मैंने बोला हाँ यार बात तो तेरी सही है, बात तो तेरी सही है, इनफाइनाइट जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। तो सर हम बार बार इनफाइनाइट वायर के पीछे क्यों पड़े हैं? जहां जब देखो इनफाइनाइट वायर निकाल रहे हैं, जब देखो इनफाइनाइट वायर निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? जबकि इनफाइनाइट जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती है, तो क्यों निकाल रहे हैं इनफाइनाइट वायर, क्यों पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट वायर? फिर मैंने उसको बोला कि यार बेटा आ तेरे को बताता हूं इनफाइनाइट वायर का क्या सीन है। इनफाइनाइट चीज, कोई भी चीज इनफाइनाइट है तो वो हमेशा किसी के रिलेटिव है, किसी के रिलेटिव है। मतलब मेरे रेफरेंस में कोई चीज इनफाइनाइट है, ठीक, मेरे रेफरेंस में सन बहुत दूरी पे, मैं बोल सकता हूं ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, लेकिन उसका भी कैलकुलेटेड आंसर है ना, कुछ उसका भी कुछ कैलकुलेटेड। लेकिन मैं अगर बोलूं कि यार बहुत दूर है, ठीक, वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल ये है कि यार मान लो एक वायर है जो कि 1 मीटर का है, इस वायर की लेंथ 1 मीटर है, ठीक। मेरे को एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट पर, और उस पी पॉइंट की दूरी मुझको दे रखी है, क्या बोलो? 1 mm, 1 मिलीमीटर। यहां हो गया गेम, यहां गेम हो गया। मैंने बोला वायर 1 मीटर का है और डी की वैल्यू, जो डी है मेरा, ये डी, इस डी की वैल्यू मैंने दे दी 1 मिलीमीटर। अब बताओ क्या उस पॉइंट के लिए ये इनफाइनाइट वायर की तरह एक्ट नहीं करेगा? खुद सोचो, लॉजिकली सोचो, फील करो इस चीज को कि यार अब इस पॉइंट के लिए ये इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा, क्योंकि वो इतना छोटा, इतना पास रखा है, वो ऊपर देख रहा है एकदम बहुत लंबा है, नीचे देख रहा है बहुत लंबा वायर है, तो उसके लिए एक इनफाइनाइट वायर की तरह काम करा कि नहीं करा? करा ना। ये चीज होता है लॉजिक, कैसे डेवलप हुआ। अब मुझे बताओ कि अब अगर इधर मुझे लगाना है तो मैं ये वाला केस लगाऊंगा, सिंपल सी बात है, ये केस लगाऊंगा मैं। तो अब निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी मेरी 2k लैम्डा बाई 1 mm। बस खत्म, इस 1 mm को जो है मीटर में कर दो, आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया कि नहीं आया? बस ये चीज सीखनी पड़ी कि यार इस केस में हमारी ये इनफाइनाइट वायर वाला काम आएगा। और अगर इसको जनरलाइज वे में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन L इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, L जब D से बहुत ज्यादा बड़ा है, L जब D से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमें इनफाइनाइट वायर का केस यूज करना है। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो, फटाफट ये चीज नोट कर लो, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद सर हम करेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर का, ठीक। क्या करेंगे हम? सेमी इनफाइनाइट वायर। अब दूसरी हेडिंग बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सेमी इनफाइनाइट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सेमी इनफाइनाइट वायर। अब बताओ, अब सेमी इनफाइनाइट वायर को पहले डिस्क्राइब करें तो सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होगा? सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब कि सर एक तरफ से जो है आपका फिक्स्ड है, एक तरफ से आपकी लेंथ फिक्स्ड है, ऊपर इनफाइनाइट है। मान लिया मैंने नीचे से फिक्स्ड लेंथ है, ऊपर इनफाइनाइट है, ऊपर बहुत लंबा वायर है। जैसे बना के देख लो, बनेगा हमारा कैसे यार? ऐसे, ठीक है। अब यहां से तो इसकी लेंथ फिक्स्ड हो गई, नीचे से देखो ऊपर इनफाइनाइटली चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यार यहां से d दूरी पर एक पॉइंट है P, और अब गेम आ गया कि यार मुझे इसी ही पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। तो फिर से वही चीज सेम तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? θ1 की वैल्यू बता दो। क्या θ1 मैं बोल सकता हूं कि 90 डिग्री है, प्रीवियस केस से क्या बोल सकता हूं कि θ1 90 डिग्री है, और क्या बोल सकता हूं कि यार θ2 मेरा 0 डिग्री होगा। देखो खुद लॉजिकली
ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है तो बीच में एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। फील आ रही है कि नहीं कि 0 डिग्री क्यों है और 90 डिग्री क्यों है। ठीक है, थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 0 डिग्री। अब क्या करना है, फॉर्मूले डाल दो इसी में, इसी फॉर्मूले में डाल दीजिए सर। इसीलिए तो सर पहले एक नॉर्मल वायर का पढ़ाया जाता है ताकि इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट में काम आ जाए। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, देखो क्या आ रहा है। ई परपेंडिकुलर बताओ कितना आएगा, बताओ ई परपेंडिकुलर कितना आएगा। साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 मतलब कि 0, साइन 90 मतलब कि 1, के लैम्डा बाई डी आ गया, के लैम्डा बाई डी आ गया। सेम चीज कॉस थीटा, कॉस थीटा 2 0, मतलब थीटा 2 जब 0 है तो कॉस थीटा कॉस 0 1 माइनस कॉस 90 0, तो 1 माइनस 0 मतलब कि ये भी आ गया के लैम्डा बाई डी। तो ई पैरेलल की वैल्यू क्या आ गई, के लैम्डा बाई डी। समझ आया कि नहीं आया? पेज ज्यादा तो नहीं है क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है यार, बहुत बेसिक चीज है। बस मैंने आपको थीटा 1 थीटा 2 बता ही दिया तो आप ये निकाल ही लोगे फॉर्मूले में डाल के। फिर इसमें भी आपको थीटा 1 थीटा 2 समझ में आ गया तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल निकालना है यार, कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? सेमी इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर और एक नॉर्मल वायर, तीनों केस समझ में आया कि नहीं आया? तीनों की डेरिवेशन बढ़िया तरीके से एक बार करके देख लेना, बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब चलिए क्या करें, इस पे क्वेश्चन कर लें बढ़िया सा। चलो क्वेश्चन करते हैं, इतना नोट कर लो। क्वेश्चन करना है, चलो क्वेश्चन सोचने दो, क्या लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। ये लो क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, बढ़िया 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 बढ़िया, बन जाएगा एकदम बढ़िया बनेगा। ठीक, यहाँ ले लो पॉइंट। ठीक, ये ले लो 45 डिग्री और ये ले लो लेंथ डी। ठीक है, हाँ ठीक है ना, ये 45 डिग्री है, ये डी है। इन दोनों वायर की लैम्डा कूलम पर मीटर हमारी क्या है, चार्ज डेंसिटी। और किसी चीज की जरूरत है क्या? अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए। क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये हमारा एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये हमारा एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। एक ए पॉइंट है जो कि दोनों से डी दूरी पर है। ठीक है, दोनों से डी दूरी पर है और एंगल जो यहां से बना रहा है 45 डिग्री है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए सोचिए, करिए, एक मिनट लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, 1 मिनट लीजिए और इसको करिए। चलिए चलो अब मैं बताता हूं करने का तरीका यार क्या होगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए यार, सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मैं इसके वेक्टर बना लूं, किस डायरेक्शन में मेरी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। जैसे मान लो ये मेरा एक ए पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है। अब वायर 1, इसको मान लो कि ये मेरा क्या है, वायर 1 है, ये मेरा वायर 1 है और ये मेरा वायर 2 है। ठीक है, अगर वायर 1 है तो मैं पहले वायर 1 की बात करता हूं कि वायर 1 की वजह से मेरी ई परपेंडिकुलर क्या होगी, क्या होगी ई परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ, पढ़ा है अभी हमने क्या, के लैम्डा अपॉन डी। एंगल बताओ, एक तरफ ये एंगल भी 45 होगा, है कि नहीं? नीचे वाला 45 दे रखा है, इसका मतलब ऊपर वाला भी 45 है क्योंकि 90 है, अरेंजमेंट से दिख रहा है। अगर ये 45 हो गया तो एक एंगल मेरा क्या है, इसके लिए भी थीटा 1 मेरा 90 है और इस दोनों के लिए मेरा थीटा 1 और थीटा 2 सेम ही होगा क्योंकि इसके लिए भी एक 90 डिग्री मुझे दिख रहा है, इसके लिए भी मुझे एक 90 डिग्री दिख रहा है।
थीटा 2 मेरा देखो यहाँ पे 45 दिख रहा है और यहाँ पे भी मेरा 45 दिख रहा है, तो दोनों के लिए मेरे एंगल 90 और 45 ही है। ठीक, अब मुझे बस फॉर्मूले में एडजस्ट करना है। फॉर्मूले में डालो तो क्या होगा, ई परपेंडिकुलर मतलब कि sin 90 प्लस 1 sin 45, sin 90 प्लस sin 45 मतलब कि 1 प्लस 1 बाय रूट 2। ठीक, ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, ऐसे मैं निकालूंगा ई पैरेलल, कितना आएगा ई पैरेलल, ई पैरेलल फिर से k लैम्डा बाई डी और sin cos 45 माइनस cos 90, तो cos 45 बचा केवल 1 बाय रूट 2 और cos 90 तो 0। अब ऐसे ही लिख लो वायर 2 के लिए, तो वायर 2 के लिए भी हमारा ई परपेंडिकुलर क्या आएगा, k लैम्डा बाई डी 1 प्लस 1 बाय रूट 2, क्योंकि एंगल तो सेम ही है, और ई पैरेलल क्या आ जाएगा, k लैम्डा बाई डी इंटू 1 बाय रूट 2। चलिए ठीक, अब मुझे इन वेक्टर्स को ड्रॉ करना है। अब मुझे ये जो चारों वेक्टर बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको ड्रॉ करना है इस पर, तभी तो मैं नेट कैलकुलेट कर पाऊंगा, तभी तो मैं नेट कैलकुलेट कर पाऊंगा नहीं। तो अब मुझे बताओ कि यार फर्स्ट वेक्टर का, फर्स्ट वायर का परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 1, मैंने लिख दिया ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 1। ठीक, अब इसकी वजह से, वन वायर की वजह से पैरेलल किधर होगा, क्या नीचे होगा, तो मैंने लिख दिया ई पैरेलल ड्यू टू 1। जैसे मैंने लिखा था ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 1, वैसे मैंने लिख दिया ई पैरेलल ड्यू टू 1, तो मेरे फर्स्ट वायर के दोनों वेक्टर्स लग गए। अब ऐसे ही मुझे सेकंड वायर के लगाने हैं, सेकंड वायर के लगाने, तो सेकंड वायर का परपेंडिकुलर क्या इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 2। देख लो भैया, फर्स्ट वायर के लिए हमारा परपेंडिकुलर इधर था, पैरेलल इधर था, सेकंड वायर के लिए परपेंडिकुलर इधर होगा, पैरेलल इधर होगा। अब पैरेलल क्या होगा, पैरेलल इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अरे नहीं आया क्या, अरे आ गया ना, कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, डायरेक्शन समझ में आए कैसे लगने हैं, खुद फील करो इस चीज को यार। ठीक, अब इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेट कैलकुलेट कर लेंगे यहां से यार। अब मुझे नेट कैलकुलेट करना है, तो इस ए पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो यार मेरे E1 फर्स्ट वायर के परपेंडिकुलर से सेकंड वायर का पैरेलल में माइनस होना है, फर्स्ट वायर का परपेंडिकुलर माइनस सेकंड वायर का पैरेलल, तो मुझे क्या ये k लैम्डा बाई डी दे देगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में k लैम्डा बाई डी दे देगा। सबसे पहले देखो यार, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, 1 प्लस रूट 2 है, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये केवल 1 बाय रूट 2 है, तो 1 बाय रूट 2 वाला टर्म कैंसिल, बचा क्या केवल k लैम्डा बाई डी इस डायरेक्शन में। सेम चीज इस डायरेक्शन में होगी, सेम चीज वर्टिकल में भी होगी, वर्टिकल में भी हमें क्या मिलेगा, k लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब मुझे इसका नेट निकालना है यार, अब तो मैं नेट निकाल ही लूंगा, नेट मेरा इस डायरेक्शन में आएगा ई नेट, और इस ई नेट की वैल्यू क्या होगी, k लैम्डा बाई डी रूट 2। ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, k लैम्डा बाई डी रूट 2, k लैम्डा बाई डी रूट 2। ठीक, समझ में आया प्यारे तरीके से एकदम बढ़िया से, इसको नोट कर लो फटाफट। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये वाला कराते हैं तो, पर करा देते हैं, क्योंकि एक मैं सोच रहा हूं प्रॉपर न्यूमेरिकल सेशन ले लूंगा इस पर। ठीक, एक प्रॉपर न्यूमेरिकल सेशन ले लूंगा इस पर मैं। अभी थोड़ा टफ करा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपका बेस और अच्छे से डेवलप हो जाए। ठीक, अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एसएचएम का है, मेरे दिमाग में आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एसएचएम का है। ठीक, आप लोगों को एसएचएम आता होगा, 12वीं में हो तो यार पढ़ के आए होगे, लेकिन कई लोगों का वीक रह जाता है। क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, निकालना कुछ नहीं है, निकालना टाइम पीरियड निकालना है। चलो टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, टाइम पीरियड आपको निकालना है। अब टाइम पीरियड निकालना तो आप जानते ही है क्या होता है, 2 बाई रूट m बाई k होता है, बस वही करना है। ठीक है, वही करना है।
क्वेश्चन करो कॉन्सेप्ट का है, बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं सोच रहा हूं कि अगला न्यूमेरिकल एक सेशन ले लूंगा प्रॉपर। ठीक, अभी क्वेश्चन ये करो। क्वेश्चन में क्या दिया है कि यार, हाँ, एक इनफाइनाइट वायर है, एक इनफाइनाइट वायर है, लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर, डी दूरी पर एक Q, M का चार्ज रखा है, डी दूरी पर एक Q, M का चार्ज रखा है। और मैंने क्या बोला है, मैंने क्या, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इफ the charge is slightly displaced from its equilibrium position, find out the time period। ठीक, एकदम सही सा क्वेश्चन है, अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आसान है, क्वेश्चन समझ में आया। मैंने बोला कि यार यहाँ पे है और ये इस स्टेट में इक्विलिब्रियम पे है, इस स्टेट पे ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, इस स्टेट पर ये इक्विलिब्रियम। अच्छा चलो पहले यही डाउट आ जाएगा कि सर इक्विलिब्रियम पे कैसे हो सकता है, इक्विलिब्रियम पे हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। सबसे पहले यही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि यार इक्विलिब्रियम पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले दिमाग में ये सॉल्व करो कि इक्विलिब्रियम पे कैसे होगा। दूसरी बात फिर मैं बोल रहा हूं कि मैंने इसको जैसे ही स्लाइटली डिस्प्लेस किया, जैसे ही मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो फिर मुझे बता दो कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। वीडियो पॉज करो, 1 मिनट क्वेश्चन पे दिमाग मारो, फिर सॉल्व करो, चलो फटाफट। हाँ तो देखिए, इक्विलिब्रियम पे होने के लिए, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, तो मैं क्या कह सकता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार नेट फोर्स इक्वल होगी, जो डाउनवर्ड फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स के बराबर होगी। मेरा चार्ज ऐसे है तो इस पर नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, कितनी है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2k लैम्डा बाई डी इंटू चार्ज, ये मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी। देखो फील्ड इंटू चार्ज, फील्ड के पहले ही लेक्चर में ये बताया था, पिछले वाले में, कि हमको कई जगह पे फील्ड पता होगी, हमें फोर्स निकालनी होगी। तो यही तरीका है, जो मैंने चार्ज दिया हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज तो मेरे को फोर्स मिल गई। अब यही फोर्स मेरी mg के इक्वल है, तो 2k लैम्डा बाई डी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू m इंटू जी। चलिए पहली इक्वेशन हो गई है, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये काम आएगी, ये चीज समझ में आई। ये तो इक्विलिब्रियम से निकाल दी यार, mg नीचे लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो k 2kq लैम्डा बाई डी इज इक्वल्स टू mg। चलिए बढ़िया, समझ में आ गया। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे, अब आते हैं मुद्दे की बात में कि यार ये q था मेरा और ये d लेंथ थी, ठीक, मैंने इसको स्लाइटली ऊपर पुश कर दिया या स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया x पर, ठीक, तो मेरी सबसे पहले क्या चेंज होगी, सबसे पहले तो मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही चेंज हो जाएगी। चेंज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो गई, बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया प्यारे, बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। तो मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, 2kq लैम्डा डिवाइडेड बाय d प्लस x। ये बताओ ये पचा कि नहीं पचा, ये पचा कि नहीं पचा, ये डाइजेस्ट हुआ कि नहीं, 2kq लैम्डा बाय d प्लस x, भैया d प्लस x, d प्लस x, ठीक। अब थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, थोड़ा सा ही लगेगा, ठीक है,
थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, और मैथ्स लगा करके अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा कि जो मेरी एफ ई है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये लिखने का भी कारण है, ये लिखने का भी कारण है, मैंने कुछ नहीं किया, डी कॉमन ले लिया इसमें से। डी कॉमन ले लोगे तो क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे x बाई डी आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x बाई डी आ जाएगा। अब ये कारण क्या है, कारण ये है कि यार मुझको ये चीज तो पता है, ये चीज क्या है, मुझे ये चीज पता है, और ये चीज है mg, ये चीज क्या है, ये चीज है mg, तो मैं इसको लिखूंगा mg अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी, ठीक, mg अपॉन 1 प्लस एक्स बाय डी। अब चलिए, अब इसको मैं और सुंदर बनाता हूं, इसको मैं और सुंदर बनाऊंगा। भाई सबको सुंदर सुंदर पसंद है तो हम भी सुंदर बना लेते हैं, हम भी सुंदर बना लेंगे, हमें भी तो सुंदर पसंद है। तो हम क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सुंदर बना करके ऐसे लिख दिया। अब देखो x बाई डी 1 के सामने बहुत छोटा है, याद करो बेसिक मैथमेटिक्स, याद करो बाइनोमियल एक्सपेंशन। नहीं याद है तो मेरी वीडियो देख लेना क्लास 11th की, नहीं याद है तो मेरी वीडियो देख लेना क्लास 11th की बाइनोमियल एक्सपेंशन की, बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम से ही है, उसमें मैंने बताया बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और ये वही चीज है। 1 के कंपैरेटिवली x बाई डी बहुत छोटा है, 1 के कंपैरेटिवली x बाई डी बहुत छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे mg 1 माइनस एक्स बाई डी, 1 माइनस एक्स बाई डी। अब मुझे बता दो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जो हमारा पॉइंट है वहां पे नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स मेरी हो जाएगी एफ ई माइनस एम जी, एफ ई माइनस एम जी, एफ ई क्या है, एम जी इंटू 1 माइनस एक्स बाई डी माइनस एम जी, तो क्या बचा, माइनस एम जी एक्स बाई डी, माइनस एम जी एक्स बाई डी, माइनस एम जी एक्स बाई डी। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये तो सर आ गया ना एसएचएम में, माइनस के एक्स, तो इसमें मेरे को क्या के क्या दिख रहा है, ये मेरा के हो गया सर ये मेरा के हो गया एम जी बाई डी, इसमें मेरा के क्या हो गया, के हो गया मेरा एम जी बाय डी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट एम बाई के में डाल दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा, आंसर मेरा आएगा 2 पाई रूट जी बाई डी बाई जी, 2 पाई रूट डी बाई जी, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। चलिए समझ में आया। ओवर थ्रू दे दूं तो क्या है यार, हमने सबसे पहले इक्विलिब्रियम निकाला, क्योंकि हमसे बोला गया था कि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो वहां से हमें एक इक्वेशन बन गई, वहां से हमें एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसको x डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस करने के बाद देखा होता क्या है, तो हमारी फोर्स क्या है, कम हुई, फोर्स हमारी d प्लस एक्स हुई। अब यहाँ पे मैथ्स का एक स्टेप आ गया जो गेम खेला, और हमने उसको चाहा कि गेम खेले ताकि mg हम कन्वर्ट कर सके, mg अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी कन्वर्ट हुआ। फिर यहाँ पे हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन किया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करके हमने नेट फोर्स निकाली, नेट फोर्स आ गई हमारी एफ ई माइनस एम जी, जो कि हमने सॉल्व करके निकाली, तो हमें k की वैल्यू मिल गई जो कि एसएचएम का कांस्टेंट होता है, माइनस mg बाई डी एक्स बाई डी से, तो mg बाई डी हमारा k हो गया, k मिल गया, तो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया 2 पाई रूट एम बाई जी, एम बाई के से। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, समाप्त होता है। जो मेरा टारगेट था कि यार मैं आज इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट करवा दूंगा, उसके 2 क्वेश्चन करा दूंगा, वो मैंने अचीव कर लिया। अब मैं सोच रहा हूं कि यार एक क्वेश्चन सेशन भी होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल सेशन भी होना चाहिए केवल वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड पर। मुझे नहीं लगा कि यार नहीं जरूरी है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पर, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास कि इतना एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी लगती है, पसीने आ रहे हैं बहुत बुरे, की मेहनत की वीडियो से बन रही है। तो आप लोग क्या करें, जो आपको करना है वैसे करें, बढ़िया से जिंदगी जिए, बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए।